आज के इस सबक में हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या हैं, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या हैं, सेंटेंस क्या है, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं एंड क्लॉज क्या होते हैं। और ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के बेसिक हैं लेकिन जड़ हैं। और जड़ या जिसे आप बेस कहते हैं, बेस जितना ज़्यादा मजबूत होगा आगे के कॉन्सेप्ट समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। और अगर बेस ही वीक रहा तो फिर आगे के जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उसे समझने में दुश्वारी होगी। तो अभी जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे ध्यान से सुने और नोट करें। सबसे पहला सवाल है आपसे हमारा एक कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं। यकीनन आपका जवाब होगा आप में से ज़्यादा का कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 है, लेकिन ये जवाब गलत है। सही जवाब है कि इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट हैं। जो लेटर्स हैं वो 26 हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट सिर्फ एक है। अल्फ़ाबेट तो सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं है। यानी कि आपका जवाब क्या होगा कि इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। अब चलें इस बात को हम मिसाल के ज़रिए से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आप एक ख्याली बात सोचें कि आपके पास एक टॉय बॉक्स है, यानी खिलौने रखने वाले एक बॉक्स हैं और उस बॉक्स के अंदर 26 खिलौने हैं। तो ये जो आपके टॉय बॉक्स है इसे हम क्या कह लेंगे, ये अल्फ़ाबेट है। ये एक टॉय बॉक्स है, ये क्या है, एक अल्फ़ाबेट है। और उसके अंदर जो 26 खिलौने हैं, टॉयज हैं, उसे क्या कहेंगे आप, लेटर्स कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी बॉक्स के अंदर तरह तरह के खिलौने हैं। अब आपको जो खिलौना पसंद हो या जिस खिलौने की जब जरूरत हो तो आप उसके अंदर से वो खिलौना निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो आपको किसी एक लेटर की जरूरत होती है, तो आप अल्फ़ाबेट का वो जो बॉक्स है उसके अंदर से कोई एक लेटर निकाल लेते हैं और वो वर्ड लिख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें इजी वाला कि मान लें कि आपके पास एक बास्केट है, एक टोकरी है और उसमें आपने तरह तरह के फल रखे हुए हैं और 26 फल रखे हुए हैं। तो वो जो आपका बास्केट है वो क्या होगा, आपका वो अल्फ़ाबेट होगा। और जो उसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके लेटर्स हो जाएंगे। यानी कि आप कह लें कि एन अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। अल्फ़ाबेट क्या है, एक यहां पर ध्यान दें, अ सेट ऑफ लेटर्स, एक सेट ऑफ लेटर्स है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, तो 26 लेटर्स हैं, ए से लेकर जी तक। ध्यान से मैंने इसे जी पढ़ा है, जेड नहीं पढ़ा। वैसे जेड भी सही है और जी भी सही है। इसे हम जेड पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करती हैं। लेकिन जो हमारे चैनल्स हैं टीवी के वो अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करती हैं। तो उस पर जो चैनल के नेम आते हैं जैसे जी सिनेमा, जी टीवी, उसे जेड सिनेमा नहीं कहते या जेड टीवी नहीं कहते, उसे जी कहते हैं। जी सिनेमा, जी न्यूज़ और उसके बाद इस तरह के और भी चैनल हैं। तो इसे जेड हम कहेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में और जी कहेंगे इसे हम अमेरिकन इंग्लिश में। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो एक हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, तो 26 लेटर्स हैं। और इसे जेड भी पढ़ते हैं और जी भी पढ़ते हैं। लेटर अब क्या होता है, एक वर्ड का सबसे छोटा यूनिट होता है, सिंगल सिंबल इन द अल्फ़ाबेट। वो क्या कहलाते हैं, लेटर कहलाते हैं। अ स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या कहेंगे आप, अ स्मॉलेस्ट यूनिट। अब जो लेटर्स हैं वो दो तरीके के लिखे जाते हैं, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में। कैपिटल को आप कहते हैं अपर केस और स्मॉल को लिखने में आप कहते हैं लोअर केस। ये आप बाद में पढ़ लेंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा। कैपिटल ये जैसे क्या है, ये अपर केस में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये आपका लोअर केस में लिखा हुआ है। यानी कि बड़ा और छोटा भी कहते हैं आप, अभी आपको पर बताया ही गया है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट वर्ड पर कि वर्ड क्या है। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि अगर हम लेटर्स को एक सही तौर पर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में सजाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डॉग, यहाँ पर सबसे पहले डी, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद जी, एक ऑर्डर में लिखा गया है। यहाँ पर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। अगर इसी को यहाँ पर लिख दिया जाए ओ,
उसके बाद लिख दिया जाए यहाँ पर जी, उसके बाद लिख दिया जाए डी। अब इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि लेटर को एक सही ऑर्डर में रखा नहीं गया है, लेटर का ऑर्डर सही नहीं है, इसीलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा कि वर्ड क्या है? अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। और वर्ड से फिर क्या बनते हैं? वर्ड से ही फ्रेजेस बनते हैं, वर्ड से ही क्लॉज बनते हैं, और वर्ड से ही सेंटेंसेस बनते हैं। लेटर से क्या बने? वर्ड, और वर्ड से क्या बनेंगे? फ्रेज बनेंगे, क्लॉज बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखें डॉग, फिर उसके बाद दो वर्ड से बनकर एक वर्ड बन गया यहाँ पर कंपाउंड वर्ड्स जिसे आप कहते हैं, जैसे सन और लाइट, दोनों को एक साथ सनलाइट। यहाँ पर भी देख ले नोट और बुक, दोनों को मिलाकर नोटबुक, एक वर्ड हो गया यहाँ पर। तो वर्ड किसे कहेंगे? अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि लेटर को अगर सही ऑर्डर में रखा जाए उससे क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड को सही ऑर्डर में रखा जाए तो उससे क्या बनेंगे? सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, जब लेटर को सही ऑर्डर में रखा गया, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में रखा गया, तो उससे वर्ड बने, और जब वर्ड को एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में रखा जाएगा तो फिर उससे क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। और सेंटेंस के एंड में चाहे ये फुल स्टॉप आएगा, चाहे ये क्वेश्चन मार्क आएगा, चाहे ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएंगे। यहाँ पर जैसे द सन इज शाइनिंग, सबसे पहले द रखा गया, फिर सन रखा गया, फिर इज रखा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर शाइनिंग रखा गया। यानी कि यहाँ पर वर्ड का जो ऑर्डर है वो सही है, इसीलिए इसे हम एक सेंटेंस कह रहे हैं। मान ले सबसे पहले यहाँ पर शाइनिंग को रख देते हैं, फिर उसके बाद सन को रख देते हैं, फिर उसके बाद इज लिख देते हैं, फिर उसके बाद द लिख देते हैं, तो क्या हो जाता? वो सेंटेंस नहीं कहलाता, क्योंकि वहां पर फिर वर्ड का जो ऑर्डर था वो सही नहीं था, इसलिए उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या कहलाता है? क्या होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? तो याद रखेंगे कि जो सेंटेंसेस होते हैं, अभी सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, तो जो सेंटेंसेस होते हैं उनके मेनली कॉमनली दो पार्ट्स होते हैं। कितने? दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक जो सेंटेंस है इनको दो पार्ट में बांटा जाता है, दो भाग में डिवाइड किया जाता है। उसमें से पहला पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा जितना बचा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी कि उस सेंटेंस में जो जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो या वो कुछ कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर द कैट इज स्लीपिंग, यहाँ पर सो कौन रहा है? तो ये बिल्ली सो रही है, तो बिल्ली क्या है? आपका सब्जेक्ट। और अब बिल्ली क्या कर रही है? तो ये सो रही है, इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये इज स्लीपिंग क्या होगा? आपका प्रेडिकेट होगा। समझ में आ गई होगी बात? यानी कि सेंटेंस में जो काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा, और उसके अलावा जितना भी बचा हुआ पार्ट है उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। ये बताएं इसमें कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आपको इसमें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन है इसमें। थैंक यू। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई को यहाँ पर लिखा नहीं गया क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो सबको पता है कि जैसे आप किसी को कहते हैं थैंक यू, तो क्या मतलब कि आप ही कह रहे हैं, यानी कि इसको आई को हटा दिया गया। जैसे आप कहना क्या चाहते हैं? आई थैंक यू, तो आई को हटा दिया गया। ठीक है, तो बस यहाँ पर थैंक यू। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है आपका आई, और ये थैंक यू क्या है? आपका प्रेडिकेट है। उसके बाद देखें गो, गो क्या है? इसमें भी एक चीज छिपा हुआ है, सामने वाले को कहते हैं गो, यानी कि जाओ। असल में था यू गो, यानी कि यू को हटा दिया गया, इसकी जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि सामने ही वाले से कह रहे हैं, तो यू आपका वहां पर ये सब्जेक्ट है लेकिन ये छिपा हुआ है, और ये गो क्या है? आपका ये प्रेडिकेट है। बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे फ्रेज पर। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? कि वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी कि दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द जब एक साथ मिलकर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। सेंटेंस में भी तो यही था, फिर फ्रेज में भी यही है, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता, यानी कि कंप्लीट बात नहीं होती। और क्या डिफरेंस है? कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई प्रेडिकेट नहीं होता है। यानी कि फ्रेज क्या है?
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन डज नॉट हैव बोथ, यानी कि उसमें न सब्जेक्ट होता है न वर्ब होता है, और ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, उसमें बात समझ में आ जाती है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था द कैट इज स्लीपिंग, कि बिल्ली सो रही है, बात समझ में आ गई। आप जिसको कुछ बता रहे हैं वो समझ गया कि आप कह क्या रहे हैं। लेकिन इसी की जगह मैं कह दूं इन द गार्डन, गार्डन में, बागीचे में, तो क्या क्या बागीचे में क्या सवाल उठ जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। एट होम, घर पे, क्या घर पर क्या, तो जब बात पूरी नहीं हो और 2-3 वर्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता, यानी कि वर्ब नहीं होता। तो सिंपल से आप 3 बात याद रखें, सिंपल से आप 3 बात याद रखेंगे कि फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, चाहे वो 2 वर्ड हो सकता है या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और तीसरी चीज क्या है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट है वैसे, लेकिन क्या देखा इसके बारे में और हम बताना चाह रहे हैं, तो फिर एक आगे फ्रेज लिया कि उसे कहाँ देखा, तो आई सॉ हिम इन द गार्डन, मैंने उसे गार्डन में देखा। तो कह सकते हैं कि सेंटेंस में और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम ये फ्रेज करता है। डू नॉट ट्राई दिस, इसे ट्राई नहीं करिए। अब कहाँ नहीं करिए, एट होम, घर पर इसे ट्राई मत करिए। तो ये एट होम जो है ये क्या है, आपका फ्रेज है। अगर इधर वाला पार्ट हटा दिया जाए तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी कि कहना क्या चाह रहे हो। आगे, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ये एक सेंटेंस है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए, कैट्स एंड डॉग्स, मान ले कि यहां से अगर इट इज रेनिंग को हटा दिया जाए तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा, कैट्स एंड डॉग का बिल्लियां और कुत्ते। लेकिन यहाँ पर इधर वाला पार्ट आने से क्या मतलब निकल गया कि बारिश बहुत तेज हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फिर से एक बार बता देता हूं कि फ्रेज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कोई प्रेडिकेट नहीं होता, और ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। एंड लास्ट पार्ट है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बार बार वही आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो जा रहा होगा कि क्लॉज भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा क्लॉज में ज्यादा ही होते हैं। समझ ले, एक तरह का सेंटेंस टाइप का होता है। तो क्लॉज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज में कॉमनली वहां पर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, उससे ज्यादा वर्ड्स नहीं आते आमतौर पर। लेकिन क्लॉज एक सेंटेंस की तरह होता है, उसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पर, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, बिल्कुल सेंटेंस की तरह इसका डेफिनेशन है। लेकिन क्या होगा आगे चल के कि क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं होता, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यानी प्रेडिकेट भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो चीज क्या नहीं है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट बात नहीं है। हाँ, कभी कभी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लेते हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आप याद रखें कि क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं होता है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। अब सवाल उठ गया, किस आदमी को जानते हो, तो कंप्लीट सेंस यहाँ पर नहीं है, कंप्लीट बात नहीं है, क्योंकि सवाल उठ गए। हु स्टोल योर पर्स, हु जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। अब यहाँ पर भी बात पूरी नहीं है, किसने तुम्हारा पर्स चुराया, सवाल उठ गए। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर दें और एक साथ लिख दें, आई नो द मैन हु स्टोल योर पर्स, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारा पर्स चुराया, तो ये क्या कहला जाएंगे, फिर ये सेंटेंस कहलाएंगे। यानी कि एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, और 2 क्लॉज से मिलकर क्या बना, एक सेंटेंस बन गया। उसके बाद दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है। फिर सवाल उठ गया, कौन सी जगह है, वही जगह कौन सी जगह है, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं।
अब यहाँ पर मान लीजिए ऊपर वाला नहीं लिखा हुआ है और बस इतना ही लिखा हुआ है कि वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो, सवाल उठ गया। अगर तो ये क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले चेक करें कि यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। चले उसके बाद क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, दिस क्या है आपका सब्जेक्ट है। आगे यहाँ पर आपका प्रेडिकेट भी है, लेकिन फिर भी सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट बात समझ में नहीं आ रही है। इस बात को समझने के लिए आगे और कुछ लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, इसको अब जोड़ दें, अब ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। उम्मीद करते हैं कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा देखें और प्रैक्टिस करें और सवाल कर सकते हैं।